प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी दोस्त सभी साथी एकदम शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी बच्चों की बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग एक नई ग्रामर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे थे, तो आज उस ग्रामर सीरीज की पहली क्लास होने जा रही है। तो मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं अपनी ग्रामर सीरीज की इस पहली क्लास पर। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी ग्रामर सीरीज की पहली क्लास। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें, जैसे जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उस पर कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि क्या सर जी हम ये जो क्लास है कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे ले सकते हैं इस क्लास को। तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोग ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ये ग्रामर है और ग्रामर का सिलेबस नहीं बदलता है, क्योंकि बस ग्रामर का थोड़ा सा विस्तार होता है। क्लास 6, 7, 8 में थोड़ा कम रहेगी और 9, 10 में थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगी, 11, 12 में थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगी। बाकी ग्रामर पूरी की पूरी क्या रहती है बच्चों, सेम। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई एक कॉन्सेप्ट सिखाया आपको ग्रामर का, तो क्या वो जब आप क्लास 10th में पहुंच जाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा क्या? आप खुद ही सोचिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ग्रामर पूरी सेम होती है, बस उसका थोड़ा सा एक्सपेंड होता है। दूसरी बात बच्चों, अब हम लोग यूट्यूब पर एक ग्रामर सीरीज जैसा कि आपको पता है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि भाई अगर जो क्लास अच्छी लगे तो जरूर क्लास को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। लाइक शेयर जरूर करें और उसके बाद बाकी भाई आप लोगों का ये काम रहेगा, क्योंकि मैं आज के बाद नहीं बोलूंगा कि आप लाइक करिए शेयर करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, लगता है कि नहीं हाँ हम आपके साथ जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, और बच्चों विश्वास मानो जब आप ये 3 क्लास स्टार्टिंग की लोगे तो आपको लगेगा कि आप किस लेवल पे थे। आज देखिएगा और आने वाली 3 वीडियोस के बाद देखिएगा कि आपका लेवल क्या कैसा रहा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो चलिए आइए, जैसे कि पहली क्लास है बच्चों, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा आज बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने का मन है भाई। जिन बच्चों का भी थोड़ा बहुत बेसिक कमजोर है ताकि वो लोग भी हमारे रूटीन पे आ जाएं, उसके बाद हम लोग फिर 1 बाय 1 टॉपिक लेंगे। सबसे पहले मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आखिरकार हम लोग पढ़ने किस क्रम वाले में हैं, मतलब किस क्रम में हमारी अध्ययन स्टडी होने वाली है। तो बच्चों सबसे पहले आज जो पहली क्लास है ये बच्चों होने वाली है आपकी क्या है में बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आज की क्लास इस पर आधारित है। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से कवर करेंगे, बहुत अच्छे से बताऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कैसे होता है। पहली बात तो आज जब आप बेसिक इंग्लिश क्लास की बेसिक क्लास देखोगे तो यहीं पर बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तीसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा टेंस, तीसरे नंबर पर टेंस पढ़ाऊंगा। चौथे नंबर पर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, आखिरकार वाक्यों को स्टोरी कैसे बनाते हैं, ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे। पांचवें नंबर पर है बच्चों नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसको बोलते हैं। ये हमारा पढ़ने का क्रम है कि आखिरकार हम चीजों को किस क्रम में पढ़ेंगे। आज आपको आइडिया मिल जाएगा। आप लोग जहां पर पढ़ते हैं तो वहां पर एक स्टडी टेबल पर एक चार्ट बना करके ये सारे टॉपिक नोट करके आप लोग चिपका सकते हैं कि आखिरकार सर जी किस क्रम में पढ़ाने वाले हैं, तो आपको भी पता रहेगा। इसके बाद बच्चों वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशन जिसको बोलते हैं अनसीन पैसेज, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग बच्चों पढ़ेंगे सिंटैक्स के बारे में। ये आ गया सिंटैक्स, सिंटैक्स ये 11th 12th के लेवल का। इसके बाद आ गया सिंथेसिस और फिर आ गया ट्रांसफॉर्मेशन। शेष जो बचे टॉपिक है वो हम आगे इसी तरीके से हम लोग कवर करते हुए चले जाएंगे। तो मैंने आज आपको एक ओवरव्यू दिया कि आखिरकार हम लोग चीजों को किस हिसाब से पढ़ने वाले हैं, किस क्रम में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आइए, आज की जो क्लास होने वाली है हमारी बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर पर होने वाली है। तो चलिए आइए देखते हैं, सीखते हैं कि आखिरकार क्या बेसिक होगा, कैसा बेसिक आखिर आज हम लोग सीखने वाले हैं ग्रामर का। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। और इसी क्रम पर देखिए बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, पहला जो टॉपिक रखा है मैंने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का बेसिक क्या है बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर। आखिरकार ग्रामर होती क्या है, अगर ग्रामर ही नहीं पता चलेगा तो फिर कैसे पता चलेगा बच्चों आगे की कहानी। तो बच्चों ग्रामर क्या है, ये पहली हेडिंग लिखिए कि व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है, ग्रामर क्या है, ग्रामर किसे कहेंगे। तो क्या लिखा बच्चों, द वे इन विच वी यूज द रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। द वे ऐसा तरीका, ऐसा माध्यम, ऐसा रास्ता, विच वी यूज द रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज,
जो किसी भी भाषा के जो नियम होते हैं और उस भाषा के नियमों का जो प्रयोग होता है, नियमों का प्रयोग करने का जो तरीका होता है, वही क्या कहलाता है बच्चों? ग्रामर कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रामर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पर एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों, जैसे जैसे कैसे, भाई ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, आप लोग बहुत आसानी से समझ जाओगे ग्रामर क्या है। जैसे मैंने लिख दिया आई इज गोइंग, आई इज गोइंग टू मार्केट। मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिखा। अरे बहुत सारे बच्चे तो बोलने लगे, अरे ये मास्टर साहब क्या गलत लिख दिए। अब मास्टर साहब ने क्या गलत लिख दिए? तो सभी बच्चों को पता है कि मास्टर साहब ने क्या गलत लिख दिए? इज गलत लिख दिए। इज नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा बच्चा? यहाँ पर आएगा एम। सभी को पता है। कैसे कहते? द वे इन विच वी यूज द रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। जिस माध्यम से, जिस रास्ते से हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? किसी भाषा के नियमों का प्रयोग जो सीखते हैं वही क्या कहलाता है? ग्रामर कहलाता है। अब मैंने एक एग्जांपल दिया, आई इज गोइंग टू मार्केट हमने लिखा, लेकिन आप लोगों ने ही बताया, मैंने नहीं कहा कि ये गलत है या सही। आप लोगों ने कहा कि ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आई के साथ क्या आएगा बच्चों? एम आएगा। क्या नहीं आएगा? इज नहीं आएगा। तो ये जो भाषा के नियमों का जो सही प्रयोग होता है वही क्या कहलाता है बच्चों? ग्रामर कहलाता है। आइए इसके बाद ग्रामर में सबसे पहली छोटी इकाई होती क्या है? ग्रामर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है बच्चों? तो ग्रामर की सबसे छोटी यूनिट जो होती है, ग्रामर आखिरकार स्टार्ट कहां से होती है? तो स्टार्ट होती है लेटर लेटर से। किससे? जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों, जो हिंदी मीडियम वाले हैं जिनको ना पता हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अक्षर। क्या बोलते हैं? अक्षर। ये क्या लिखा है? इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 26 लेटर्स। इंग्लिश भाषा में कितने अक्षर होते हैं भाई? 26। देखिए बिल्कुल एबीसीडी से शुरुआत हो रही है आप लोगों की, बिल्कुल जीरो लेवल से, और आप लोग आगे कब आपका लेवल हाई हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर, इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा में देयर आर 26 लेटर। कितने लेटर होते हैं बच्चों? 26। अब लेटर कौन कौन से होते हैं? आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा भाई। क्या क्या भैया? ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से लेकर के एक्स वाई जेड तक के जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? लेटर बोलते हैं। आगे, अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई, व्हेन ऑल लेटर। ये भाई ध्यान दीजिए, व्हेन ऑल लेटर्स टेकन टुगेदर, जब इन सभी अक्षरों को एक साथ लिखा जाता है, एक साथ लिया जाता है, आर कॉल्ड अल्फाबेट। उसे क्या कहते हैं बच्चों? अल्फाबेट। अल्फाबेट को बोलते हैं हिंदी में बच्चों वर्णमाला। क्या बोलते हैं बेटा? वर्णमाला। इसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला। व्हाट इज अल्फाबेट? अल्फाबेट क्या है? व्हेन ऑल लेटर्स टेकन टुगेदर, जब सभी शब्दों को एक साथ ले लिया जाता है तो यही क्या कहलाता है बच्चों? अल्फाबेट कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्फाबेट कहलाता है। हालांकि ये जो सारी चीजें हैं, आज की क्लास काहे पर आधारित है बच्चों? बेसिक पर आधारित है। मैंने पहले आपको बताया, तो आपका जो बेसिक चीजें हैं वो चीजें आज आपको बताने जा रहा हूं। हालांकि इनका कभी भी पेपर में कोई जिक्र नहीं होता, ना ये चीजें पेपर में आती हैं, लेकिन उससे पहले आखिरकार आपको ये छोटी छोटी चीजें इंग्लिश पढ़ने जा रहे हो तो ये पता होनी चाहिए। तो इसलिए आज की जो क्लास है बिल्कुल बेसिक क्लास रखी गई है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, तो हम लोग जिक्र कर रहे थे बच्चों अल्फाबेट का, वर्णमाला का। तो वर्णमाला क्या होती है? When all letters taken together are called alphabet, जब सभी शब्दों को एक साथ ले लिया जाता है तो वही क्या कहलाते हैं बच्चों? अल्फाबेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, यहाँ पर क्या लिखा है? अल्फाबेट इज अनकाउंटेबल नाउन। ये जो अल्फाबेट वर्ड है, ये जो अल्फाबेट लिखा है, ये एक कैसा नाउन है बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन है। अभी से ध्यान दीजिएगा, इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे बहुत आसानी से गलत करके चले आते हैं, जो कि बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन करके गलत आओगे। इसलिए अल्फाबेट इज अनकाउंटेबल नाउन। अल्फाबेट एक कैसा नाउन है बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, तो हमने अभी क्या सीखा? ग्रामर। ग्रामर क्या होती है? जिस किसी भी भाषा के नियमों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? ग्रामर। उसके बाद ग्रामर की सबसे छोटी यूनिट जो होती है कहां से स्टार्ट होती है भाई? लेटर से। चलिए आइए इसी क्रम में अब आगे चलते हैं अपने इसके लेटर के बाद क्या है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया लेटर, जो लेटर होता है इनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सभी को पता है। अक्षरों को कितने भागों में बांटा जाता है भाई? दो भागों में। कौन कौन से दो भाग होते हैं? ये सारी चीजें सभी को पता होगी।
एक तो होता है वॉवेल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, स्वर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर। और दूसरा होता है क्या भैया, कॉन्सोनेंट, जिसको बोलते हैं क्या भैया, व्यंजन। एक होता है स्वर और दूसरा क्या होता है, व्यंजन। लेकिन अब बात कर रहे हैं बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो वॉवेल होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों, 5 होते हैं। यहाँ पर कौन कौन से 5 वॉवेल लिखे हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या होते हैं बच्चों, स्वर होते हैं। तो व्यंजन कितने बचे भैया, यहाँ पर 5 क्या हो गए भैया, आपके स्वर हो गए। टोटल लेटर्स कितने हो गए, 26। 26 में 5 क्या हो गए, वॉवेल। तो कॉन्सोनेंट्स कितने बचे, 21 बचे। अब कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स बचे भैया, ए, ई, आई, ओ, यू को हटा दीजिए तो क्या क्या बचा आपके पास, आइए क्या क्या बचा, बी बचा, सी बचा, डी, बी, सी, डी, ई तो स्वर में चला गया। फिर क्या आएगा, एफ, जी, एच, आई स्वर में चला गया। फिर क्या आएगा, जे, के, एल, एम, इसके बाद एन, ओ कहां पर चला गया, स्वर में। फिर इसके बाद क्या आएगा, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू कहां चला गया बच्चों, स्वर में। यू टी, यू स्वर में चला गया। इसके बाद वी, डब्ल्यू, इसके बाद एक्स, वाई और क्या बच्चों, जेड। काउंटिंग कर लीजिएगा, 21 ही मिलेंगे आपको। इसके बाद आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई भाई। अब आप कहोगे कि सर जी आखिरकार ये जो लाइन बता रहे हैं इसका यूज क्या है। यहां पर क्या है बच्चे, लिखा है लेटर हैज 44 साउंड्स कंटेन। यहां पर जो लेटर्स होते हैं ना, लेटर, ये जो अक्षर होते हैं ना, ए बी सी डी जो बता रहा हूं ना, ये कितने प्रकार की ध्वनि उच्चारित करते हैं भाई, 44 प्रकार की। अच्छा बताओ कितने लोगों को पता था, नहीं पता था। आइए मैं बताता हूं आखिरकार 44 कितने प्रकार के, किस किस हिसाब से 44। अच्छा जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग जरूर बताइएगा, ये क्या लिखा है, शायद विजिबल नहीं होगा, थोड़ा सा पेन चेंजिंग के लिए ले रहा हूं। बताइए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हो भैया, उच्चारण क्या होता है इसका, कैट, सभी लोग जानते हो। अच्छा शायद मैंने यहीं पर लिख दिया भाई, ये CYCLE, इसको क्या बोलोगे भैया, साइकिल। क्या बोलोगे इसको बेटा, साइकिल। अच्छा यहां पर स्टार्टिंग में क्या है, सी, यहां पर स्टार्टिंग में क्या है, सी, सी दोनों जगह है। लेकिन हिंदी में इसको कभी का पढ़ रहे हो, कभी क्या पढ़ रहे हो, सा पढ़ रहे हो। आखिरकार ऐसा क्यों, तो इस प्रकार से इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं, एक लेटर्स के एक से अधिक साउंड्स होते हैं। इस प्रकार टोटल कितने साउंड हो गए बच्चों आपके, 44 साउंड। कितने साउंड हो गए, 44 साउंड्स हो गए। अब किसके कितने होते हैं, तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो वॉवेल होते हैं ना, ये 5, इनके 20 उच्चारण निकलते हैं, 20 उच्चारण। और ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं, इनसे 24 प्रकार की ध्वनियां निकलती है। इस प्रकार टोटल हो जाते हैं 44 साउंड। ठीक बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आप लोग और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो इसमें। हर जगह मतलब कहीं पर दो दो जगह मतलब वर्ड सेम आएगा, लेकिन उनका उच्चारण क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार अलग होते हैं। आइए आगे चलते हैं बच्चों। तो वर्ड्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, जो कि ये क्या देता है, कंप्लीट मीनिंग, पूरा अर्थ देता है, क्या कहलाता है, वर्ड। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, TECHAR, अरे ये क्या लिख दिया मैंने। इसके बाद मैंने दूसरा वर्ड लिखा TEACHER, आपको समझाने के लिए। अच्छा ये बताइए, यहां पर बहुत सारे लेटर लिखे मैंने, लिखे, लेटर्स हैं, लेटर्स का समूह है, ग्रुप है। लेकिन क्या आपने ऐसा कोई वर्ड आज तक पढ़ा, इसका कोई मीनिंग है, इसका कोई अर्थ होता है। आप कहेंगे नहीं सर जी हमें तो बिल्कुल नहीं पता। अच्छा ये नीचे जो लिखा है, ये क्या लिखा है, TEACHER, जिसको क्या बोलते हो भैया हिंदी में, उच्चारण क्या होता है इसका, टीचर। टीचर माने क्या होता है बेटा, अध्यापक। क्या ये जो वर्ड है, क्या ये जो वर्ड है, क्या ये जो वर्ड है, इसका कोई ना कोई मीनिंगफुल, क्या इसका कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा है, इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, इसका निकल रहा है ना, निकल रहा है ना, इसका मीनिंग निकल रहा है ना इसका। तो यहाँ पर ये जो जब इसका मीनिंग निकल रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे, ये क्या है बच्चों, वर्ड है। ये क्या है, वर्ड है, ये क्या है, वर्ड है। अच्छा आगे क्या बताया गया, आगे क्या बताया गया, when two or more words taken together,
जब दो या दो से अधिक शब्द एक साथ लिए जाते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों को हम एक साथ ले लेते हैं तो इनसे तीन बातों का बोध होता है। भाई अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत बच्चों को हमेशा डाउट रहता है, हमेशा ही डाउट रहता है, तो आखिरकार वो डाउट को कैसे दूर किया जाए, आज मैं कोशिश करूंगा कि आपका सारा का सारा डाउट क्या हो जाए भाई, दूर हो जाए। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ लिया जाता है तो उनसे तीन बातों का बोध होता है। कौन कौन सा? पहला तो है बच्चों फ्रेज, पहला लिखा है फ्रेज, दूसरा लिखा है क्लास, तीसरा लिखा है सेंटेंस। शब्दों के मिलने से, जब हम शब्दों को मिलाएंगे तो शब्दों के मिलने से तीन बातों का बोध होगा। पहली क्या होगी बच्चों? फ्रेज। मेरे साथ बोलिए अपने मन के अंदर, पहली बात किसका बोध होगा? फ्रेज। दूसरा किसका? क्लास। तीसरा किसका? सेंटेंस। आखिरकार फ्रेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्लास को और सेंटेंस को। फ्रेज को हिंदी में बोलते हैं बच्चों वाक्यांश, वाक्यांश, ठीक है। क्लास को हिंदी में बोलते हैं बेटा उपवाक्य। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं क्या बच्चों? वाक्य। आइए अब इन तीन ही चीजों पर बड़े ही विस्तार से आज की क्लास होने वाली है। आज के बाद आपका बिल्कुल भी डाउट निकल जाएगा कि सर जी हमें फ्रेज नहीं समझ में आता, क्लास नहीं समझ में आती, सेंटेंस क्या होता है हम भूल जाते हैं। आइए उन सभी चीजों को दूर करने चलते, अपने जो डाउट्स वगैरह हैं उन सभी को दूर करेंगे इनके माध्यम से। तो देखिए भाई पहली स्लाइड लिखी है, देखिए भाई कोशिश करके बनाई है आप लोगों के लिए। फ्रेज और क्लास दोनों को एक साथ रखा है, साथ ही मैंने एक छोटी सी पिक्चर ऐड कर दी है ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। तो आइए देखिए समझते हैं कि कैसे क्या है। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ्रेज, फ्रेज पढ़ रहे हैं। तो फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव नॉट अ सब्जेक्ट अ वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसके पास ना तो सब्जेक्ट होती ना तो क्या होता? वर्ब होता, एंड डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज, और ना ही वो संपूर्ण अर्थ दे पाता, अपना पूरा अर्थ दे पाता, ना तो सब्जेक्ट होगी ना वर्ब होगा और ना ही वो अपना क्या देगा बच्चों? पूरा अर्थ देगा। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? फ्रेज कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स कुछ, इसके एग्जांपल्स जैसे आप अक्सर वाक्यों में देखते होंगे कि लिखा रहता है इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑन द टेबल, ओवर आवर हेड। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो मतलब इस टाइप के जो वाक्य मिलेंगे आपको, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द गुड आफ्टरनून, कुछ भी आप बोल सकते हैं जो वाक्य के अंत में होते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फ्रेज कहते हैं। देखिए इसमें बताइए आपको कहीं पर सब्जेक्ट वर्ब दिख रही है? नहीं दिख रही। इन द मॉर्निंग सुबह, इन द इवनिंग शाम को, लेकिन क्या इसमें सब्जेक्ट वर्ब दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मतलब जिसमें ना तो सब्जेक्ट हो बच्चों और ना ही क्या हो? वर्ब हो, ना तो सब्जेक्ट हो और ना क्या हो? वर्ब हो, वह क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। अच्छा दूसरी बात आती है यहीं पर बच्चों क्लाज, दूसरी बात आती है क्लाज। आखिरकार उपवाक्य क्या होता है? क्लाज क्या होता है? तो क्लाज किसे कहते हैं बच्चों? ये भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, शब्दों का एक ऐसा समूह होता है। कैसा समूह होता है? which have a subject and a verb। ध्यान दीजिए इस पर नॉट लगा है, नॉट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, और इस पर क्या है? which have, जिसके पास होगा, होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, एक सब्जेक्ट, एक कर्ता, एंड अ वर्ब और एक क्रिया, इज कॉल्ड क्लाज। वो क्या कहलाती है बच्चों? क्लाज। क्लाज किसे कहते हैं? जिसके पास शब्दों का ऐसा समूह जिसके पास एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, वो क्या कहलाएगा भैया? क्लाज कहलाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर क्लाज जो होता है, मैं आपको क्लाज के लिए मैं थोड़ा सा चीज बताना चाहता हूं। क्लाज, आखिरकार जो क्लाज है वो क्या है? क्लाज हम लोग जान रहे हैं क्लाज के बारे में भाई। क्लाज, ये जो क्लाज होती है ना बच्चों आपकी, ये क्लाज भाई दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है क्लाज, इस बात का ध्यान दीजिए। एक होती है बच्चों आपकी प्रिंसिपल क्लाज, एक होती है प्रिंसिपल क्लाज, और दूसरी होती है बच्चों सब ऑर्डिनेट क्लाज। एक होती है प्रिंसिपल क्लाज और एक होती है सब ऑर्डिनेट क्लाज बेटा। एक होती है प्रिंसिपल क्लाज, एक होती है सब ऑर्डिनेट क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज क्या होती है? प्रिंसिपल क्लाज अपना, इसमें क्लाज में तो क्या होता है बेटा, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि क्लाज वही होगा
जिसमें अपना खुद का सब्जेक्ट होगा और खुद की क्या होगी बेटा, वर्ब होगी। खुद का सब्जेक्ट होगा और खुद की क्या होगी, वर्ब होगी, वो क्या कहलाएगा, क्लाज। क्लाज की कैटेगरी में तो आ सकता है, लेकिन यहां से क्लास दो प्रकार की हो जाएंगी, एक प्रिंसिपल क्लास, दूसरी क्या हो जाएगी बेटा, सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास और क्या हो जाएगी, सबऑर्डिनेट क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास क्या होती है, जिसका अपना पूरा अर्थ होता है, ये अपना पूर्ण अर्थ देता है भाई। प्रिंसिपल क्लास जो होता है ये अपना पूर्ण अर्थ देता है, और जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है ये अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लास पर क्या रहता है, निर्भर रहता है, आश्रित रहता है। तो आइए इसके थोड़ा सा कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, आखिरकार कैसे, क्या प्रिंसिपल क्लास, क्या सबऑर्डिनेट क्लास। तो देखिए यहाँ पर लिखा है क्लास के एग्जांपल में, यहाँ पर आपको एक कॉमन बात देखने को मिलेगी। ये जो क्लास होती है, यहाँ पर लिखा है बिफोर, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर लिखा है आप लोगों का, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर लिखा है बिफोर आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले। देखिए यहाँ पर ये जो आई है ये आपका सब्जेक्ट है, अराइव्ड जो है ये आपकी क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर बन रहा है, ये क्लास बन सकता है, बन गया, बन क्या सकता है, बन गया, क्लास क्या हो गया, बन गया। इसके बाद यहाँ पर लिखा है बिकॉज इट वाज रेनिंग, देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, सब्जेक्ट और वर्ब पेयर है, बन गया क्लास। व्हेन आगे लिखा व्हेन ही केम, जब वह आया, ही सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, क्या बन गया बच्चों, क्लास बन गया। यहाँ पर लिखा बिकॉज सी वाज सिक, वह क्या थी, बीमार थी। मतलब जो ऐसे शब्दों के समूह होते हैं जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब पेयर मिलता है, वो क्या कहलाएंगे बच्चों, क्लाज कहलाएंगे। क्लाज कितने प्रकार के होते हैं भाई, यहाँ पर ये जो लिखा है फ्रेज वीएस क्लास, इसमें क्या है, फ्रेज वर्सेस क्लास। फ्रेज और क्लास में क्या है, क्या होता है, तो यहाँ पर वही चीज लिखी है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट फंक्शंस एज ए सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पर लिखा हैव नॉट ए सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, और यहाँ पर क्लास में देखिए हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिस पर एक सब्जेक्ट और वर्ब होगी जिसके साथ, वो क्लास की कैटेगरी में आएगा, और जिसके साथ सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगी वो किसकी कैटेगरी में जाएगा, फ्रेज की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते भाई। तो मैंने यहाँ पर और एक चीज बताई कि जो क्लास होती है वो दो प्रकार की, एक होती है प्रिंसिपल क्लास, दूसरी होती है क्या भाई, सबऑर्डिनेट क्लास। अच्छा एक बात यहीं पर बताने का मन कर रहा है, चलो मैं बता के ही जा रहा हूं यहाँ पर। मतलब जब किसी भी क्लास में जो कंजंक्शन लग जाए, आपको ध्यान दीजिए, जब कंजंक्शन से क्लास स्टार्ट हो, कंजंक्शन, कंजंक्शन अभी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, संयोजक, हमेशा वो जो होगी सबऑर्डिनेट क्लास होगी। क्या होगी बच्चों, सबऑर्डिनेट क्लास होगी। जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको एग्जांपल, यहाँ पर ये जो बिफोर है ये क्या है बच्चों, कंजंक्शन, ये कौन सी क्लास हो गई बच्चों, सबऑर्डिनेट क्लास, एससी हो गई। बिकॉज इट वाज रेनिंग, बिकॉज लगा है, कंजंक्शन लगा है, सबऑर्डिनेट क्लास हो गई। व्हेन लगा बच्चा, सबऑर्डिनेट क्लास हो गई, और बिकॉज लगा है, ये भी कैसी क्लास हो गई, सबऑर्डिनेट क्लास हो गई। उम्मीद है आप लोगों को क्लास क्या होगी भाई, समझ में आई होगी। आगे चलते भाई, यहाँ पर भाई मैंने दो एग्जाम्पल लिखे, ये वही टॉपिक चल रहा है, फ्रेज वर्सेस क्लास। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर भी वही चीज लिखे, देखिए डू नॉट हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यहाँ पर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट लिख दिया, अभी प्रेडिकेट पर भी आएंगे, आगे लिखा है, और यहाँ पर लिखा है मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिस पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मतलब अभी वर्ब समझिए, क्योंकि जो प्रेडिकेट वाला पार्ट होता है उसमें ही वर्ब आती है, इसलिए यहाँ पर लिखा है। तो जिस पर सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर नहीं होगा वो फ्रेज बनेगा, जिस पर सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर होगा वो क्या बनेगा बच्चों, आपका क्लास बनेगा। अब आपके सामने ये दो एग्जांपल हैं आपके लिए, अब आप लोग बताओगे मुझे, फटाफट से वीडियो पॉज करो, अभी के अभी वीडियो को रोको, और इन दोनों का पहले खुद से आंसर लगाओ कि कौन सी प्रिंसिपल क्लास है, कौन सी सबऑर्डिनेट क्लास है, उसके बाद चेक करना, क्योंकि मैं आगे आंसर बता रहा हूं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आई नो लिखा है, आगे ये क्या लिखा है, हाउ कंजंक्शन हो गया, हाउ टू ड्राइव ड्राइव अ कार, ये लिखा है। ठीक है भाई, आगे तो ये जो भैया आई नो लिखा है, ये तो भैया हो गई आपकी प्रिंसिपल क्लास, और ये जो हाउ के आगे का है ये कौन सी क्लास हो गई भाई, सबऑर्डिनेट क्लास। क्योंकि यहाँ पर हाउ लगा है, कंजंक्शन दिख गया, कंजंक्शन के आगे कुछ देखना ही नहीं, कंजंक्शन के आगे तो भाई सबऑर्डिनेट क्लास। यहाँ पर भैया अच्छा बताइए दूसरा वाक्य, दूसरे वाक्य में क्या है,
भैया दूसरे वाक्य में देख रहे हैं कि हम पहले ही इफ लगा है। इफ क्या होता है? कंजंक्शन। तो भैया ये पहले ही ये क्या हो गई भैया? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। जी हाँ बिल्कुल ये पहले है। और ये लिखा है यू विल सक्सीड, ये सब्जेक्ट और वर्ब पेयर बन रहा है, तो ये क्या हो गया भैया? प्रिंसिपल क्लॉज बन गया। उम्मीद है आप लोगों को इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से और समझ में आ गई होगी फ्रेज और क्लॉज। अब आगे चलते भैया अपने तीसरे टॉपिक पर, जिसका नाम है भाई सेंटेंस। वाह क्या टॉपिक आया है, सेंटेंस। पूरा बेसिक टू बेसिक चल रहा है, बेसिक चीजें चल रही हैं आपको लोगों के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह, दैट मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग, जो क्या है बच्चों? पूरा का पूरा अर्थ देता है, पूरा का पूरा अर्थ देता है, इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं कहा जा रहा हूँ? स्कूल जा रहा हूँ। हरी एट एन एप्पल, हरी क्या खा रहा है? एक सेब खा रहा है। फार्मर प्लो द फील्ड, किसान खेत जोत रहे हैं। भाई ध्यान दीजिए यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट मीनिंग देता है, संपूर्ण अर्थ देता है। संपूर्ण अर्थ देने का मतलब क्या है भाई? संपूर्ण अर्थ देने का मतलब है इसमें तो भाई सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब तो पेयर होगा ही। सब्जेक्ट वर्ब पेयर 100% होगा भाई। क्यों? बिल्कुल होना चाहिए, बिना सब्जेक्ट वर्ब पेयर के कुछ होगा ही नहीं। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब पेयर के साथ साथ यहाँ पर क्या होना चाहिए भैया? कंप्लीट मीनिंग मिलना चाहिए इसका, तो वो क्या कहलाएगा भाई? सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब आई एम गोइंग, ये एम हो गई हेल्पिंग वर्ब आपकी, वर्ब हो गोइंग हो गई मेन वर्ब, इसके बाद टू स्कूल, मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल जा रहा हूँ। पूरा कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? आपका सेंटेंस। आगे देखिए, आगे यहीं पर लिखा है भाई, यहाँ पर क्या लिखा है? सेंटेंस इज बिल्ट फ्रॉम टू पार्ट। भाई ध्यान दीजिए, सेंटेंस जो वाक्य होता है, वाक्य जो बना होता है दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से दो भागों से मिलकर बना होता है? तो वाक्य के दो भाग आप सभी ने पढ़े होंगे। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट, अभी जो पहले आया था। एक होता है कर्ता जिसको हिंदी में बोलते हो, और दूसरा प्रेडिकेट जिसको हिंदी में बोलते बच्चों विधेय। आखिरकार क्या है सब्जेक्ट और क्या है प्रेडिकेट? आइए देखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर ये लिखा है, प्रेडिकेट ये यहाँ पर ये लिखा है। हो सकता है आपको हल्का सा ब्लर दिख रहा हो, तो यहाँ पर क्या लिखा है मैं बता दे रहा हूं। द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस इट इंक्लूड्स हु आर व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। मतलब जो वाक्य में हु या व्हाट का क्वेश्चन करे, मतलब जब आपको वाक्य में हु या व्हाट का क्वेश्चन करेंगे, तो जो उत्तर में आएगा वही आपका क्या कहलाएगा बच्चों? सब्जेक्ट कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। और प्रेडिकेट क्या भाई? सब्जेक्ट को छोड़कर जो वाक्य का जितना पार्ट शेष बचे, वो सब का सब क्या कहलाएगा बच्चों? प्रेडिकेट कहलाएगा। जैसे जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिए भाई, तो इनमें क्या देखेंगे? इनमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, आप लोगों को बताना है। तो सब्जेक्ट क्या रहेगा भाई? मोहित। जैसे यहाँ पर क्या वाक्य लिखा है? मोहित रोट अ लेटर, मोहित ने एक पत्र लिखा। आपको क्वेश्चन किसका करना है? हु का। किसने? हु या व्हाट? व्हाट, हु या व्हाट, क्या या कौन का प्रश्न करिए। ठीक है। तो यहां पर जैसे ही आप प्रश्न करोगे, तो यहां पर जैसे मोहित ने एक पत्र लिखा, वाक्य का अर्थ क्या है? मोहित ने एक पत्र लिखा। तो किसने पत्र लिखा भाई? किसने पत्र लिखा? किसने लिखा? मोहित ने लिखा। तो यहाँ पर उत्तर में क्या आ रहा है भैया? मोहित। तो मोहित वाक्य का क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट हो गया। और ये जो रोट वर्ब से लेकर आगे पूरा पार्ट होता है, ये सब का सब क्या कहलाएगा बेटा? आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है, सब्बो इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सब्बो इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सब्बो एक बुद्धिमान लड़की है। तो बताइए यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? तो भैया आपको शुरू में जो सब्जेक्ट दिख रहा है, ये जो शुरू में जो नाउन दिख रहा है, ये क्या हो गया भैया? आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद जो सब्जेक्ट के बाद जो पूरा वाक्य का शेष पार्ट बचेगा, वो क्या कहलाएगा भाई? आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? प्रेडिकेट। इसके बाद ये जो अन्नू एंड अंशु, तीसरा एग्जांपल अन्नू एंड अंशु, यहाँ पर दो लोग लिखे हैं। जब वाक्य में कभी ऐसे सब्जेक्ट आ जाएं जिनमें जो एंड से जुड़े हों, तो बेटा इनका एक स्पेशल नाम होता है, इनको बोलते हैं भाई कंपाउंड सब्जेक्ट। इनको क्या बोलते हैं बेटा? कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर वाक्य में कैसे सब्जेक्ट है भाई? कंपाउंड सब्जेक्ट।
और शेष ये जो 2 एग्जाम्पल है, चौथा और पांचवा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इनका घर में आपको आंसर करना है। घर में क्या, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर करना है कि आखिरकार इसका सब्जेक्ट क्या है और इसका प्रेडिकेट क्या है। आप लोग ऐसे लिखोगे सब्जेक्ट, और जो इसके आगे सब्जेक्ट होगा वो लिखोगे, नीचे लिखोगे प्रेडिकेट, उसके आगे लिखोगे जो प्रेडिकेट वाला पार्ट होगा वो प्रेडिकेट लिखोगे, उसके बाद कमेंट करोगे। मैं देखूंगा कितने बच्चों का आंसर सही आ रहा है, कितने लोग सही कर रहे हो। है तो छोटी सी चीज, ठीक है बच्चों। तो आज की ये जो क्लास थी बिल्कुल बेसिक क्लास थी। मैंने आपको बहुत छोटी छोटी चीजें बताई। शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी रहा होगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कुछ नई चीजें सीखने को मिली हो। ये सारी चीजें हमने देखी, आखिरकार समझा कि बेसिक ग्रामर में क्या क्या है। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा सा मैं आपकी चीजों को अच्छे से समझा पाया होऊंगा और आप भी बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आज हमने पढ़ा कहां तक, सब्जेक्ट तक पढ़ा, सेंटेंस तक पढ़ लिया हमने। अब इसके बाद जो सेंटेंस से रिलेटेड अगला टॉपिक है, सेंटेंस जो रिलेटेड अगला टॉपिक है, मैं थोड़ा सा समझा दूं। अभी आज हमने पढ़ा सेंटेंस के बारे में। हमने देखा कि सेंटेंस जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बनता है। सेंटेंस जो है 2 पार्ट से मिलकर बनता है, जिसका नाम होता है बेटा, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को बोलते हैं बेटा प्रेडिकेट। एक को बोलते हैं क्या बेटा, सब्जेक्ट, और दूसरे को बोलते हैं बेटा प्रेडिकेट। ठीक है, ये आपने आज समझ लिया। अब यहीं पर एक बात आती है कि आखिरकार ये जो वाक्य है, वाक्य के कितने भाग होते हैं भाई। आखिरकार वाक्य के कितने भाग होते हैं। ये जो सेंटेंस होता है आखिरकार इसके कितने भाग होते हैं। तो बच्चों अभी से मैं बता दूं, वाक्य के जो भाग होते हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं, वाक्य के अंदर के जो भाग होते हैं, ये टोटल 8 पार्ट होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। और बच्चों अब हमारा समय आ चुका है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो अब हम लोग की जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी, वो इसी पर आधारित होगी। हम बहुत आसानी से पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे, क्यों आखिरकार इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, क्या अर्थ है, कैसा, ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर जो आपको ये क्लास पसंद आई है तो जरूर लाइक शेयर करें, और चैनल को, ये जो चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हर आगामी आने वाली वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी।